हाय दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे हैं। आज संडे का दिन है, सोचिए आज नया टॉपिक लेकर आते हैं जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। इनफिनाइट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीरियोडिक टेबल का क्यों ज़रूरी पड़ा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। इससे कुछ जो क्वेश्चन आंसर बनेगा उसे पूरा क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। आज जो भी सबसे पहले कि आवाज सारणी आया क्यों, उसको ज़रूरत क्यों पड़ा। आइए जानते हैं कि आवाज सारणी क्यों ज़रूरत पड़ा। मान लेते हैं इसलिए ज़रूरत पड़ा कि मान लेते धातु, अधातु, उपधातु, कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन ठोस है। दोस्तों, एक जगह रहेगा तो पता नहीं चलेगा। मान लेते हैं आप पढ़ते होंगे, साइंस का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन सब एक जगह रखते होंगे, उसको खोजने में कितना प्रॉब्लम होता है, सोचिए आप। तो इसीलिए यहाँ भी वही प्रॉब्लम होने लगा कि कौन है भाई, खोजने में बड़ा प्रॉब्लम होने लगा। तो एक वैज्ञानिक आए सबसे पहले। कौन वैज्ञानिक है? देखिए, डोबनियर साहब। ये डोबनियर साहब 1829 में त्रिक नियम दिए। आवाज सारणी का खोजें तो उसमें त्रिक नियम दिए। बोले त्रिक नियम, लिथियम और पोटेशियम। लिथियम पोटेशियम को दो से भागा दिए और उसका भागा दे के दो से सोडियम आए, बोला कि तेईस इसका आएगा। तो ये साबित बढ़िया नहीं हुआ, फिर लगा के गड़बड़ हो जाए, सब में नियम लागू नहीं होने लगा। सही पर नियम तो सही पर लागू होना चाहिए, लेकिन नियम लागू नहीं होगा। ये क्या किए, यह एक जर्मन वैज्ञानिक थे, 1829 में दिए। फिर आए इनके बाद वैज्ञानिक एक दूसरा थे, न्यूलैंड साहब। ये 1863 में बोले कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। ये दिए अष्टक नियम। अष्टक नियम दिए और परमाणु द्रव्यमान पर सजाया इन्होंने। इन्होंने क्या, परमाणु द्रव्यमान पर सजाया। परमाणु द्रव्यमान पर सजाया तो परमाणु द्रव्यमान पर सब फिर नहीं बैठने लगा। फिट तो बैठना चाहिए सभी पर, लेकिन फिर नहीं फिट बैठा। तो बोले कि भाई ऐसे कैसे होगा। इनके समय पर मात्र 56 तत्व थे। इनको समय खोजें 56 तत्व। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे वैज्ञानिक आते गए उससे ज़्यादा तत्व खोजते गए। पहले तो मालूम नहीं था इनको, तो बस बस आवाज सारणी बोले, आवाज सारणी है। जब ये न्यूलैंड साहब आए तो बोले नहीं, न्यूलैंड साहब बोले कि अष्टक नियम दिया। इनके समय 56। फिर आए मेंडलीव साहब। मेंडलीव जी 1869 में। इनको कहा जाता है आवाज सारणी का जनक। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आवाज सारणी का जनक कहा जाता है, ये नहीं कि आधुनिक आवाज आधुनिक आवाज सारणी का जनक। ये बात ध्यान रखिएगा, इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान पर सजा। फिर नहीं फिट बैठा। हाइड्रोजन का स्थान पता नहीं चला कि हाइड्रोजन कहाँ धरना है, लेफ्ट में कि राइट में, कितना ब्लॉक। दोस्तों, मिडलीफ के समय, इनके समय मात्र 63 तत्व थे। अब इतने के बाद क्या हुआ, इतने के बाद आए फिर अब मोसले साहब। 1913 में इनका पूरा जाके हल निकला। हल क्या निकला, आधुनिक आवाज सारणी का जनक इनको कहा जाता है। हम अभी बताएं कि अगर आवाज सारणी का जनक कहेगा तो फिर कहेंगे मेंडलीव को, अगर आधुनिक आवाज सारणी का जनक कहेंगे तो फिर मोसले साहब कहेंगे। 1913 में दिए। इन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। सभी लोगों ने किस पर सजाया था, परमाणु द्रव्यमान पर। डोमिनियर साहब भी सजाएं परमाणु द्रव्यमान, न्यूलैंड साहब भी सजाएं परमाणु द्रव्यमान, मेंडलीव साहब भी सजाएं परमाणु द्रव्यमान। उनसे हल निकला, कुछ न कुछ त्रुटि रह गया। मोसल जब आए मोसले साहब 1913 में, आधुनिक आवाज सारणी का जनक इनको कहा जाता है। फिर इनको समय में लगभग 114 तत्व का खोज हुआ। इन्होंने परमाणु संख्या, आवर्त की संख्या इन्होंने बताया 7 और वर्ग की संख्या बताया 18। अब दोस्तों जानते हैं कि आवर्त किसको कहते हैं और वर्ग किसको कहते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब जानने का कोशिश करते हैं कि आवर्त और आवर्त की संख्या बताए थे कितना, 7 और वर्ग की संख्या 18। तो किसको आवर्त कहता है और किसको वर्ग कहते हैं। दोस्तों देखिए, जो आवर्त किसको कहते हैं, देखिए 7 का आवर्त होता है, जैसे पढ़ा है, और हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल होता है। ये हॉरिजॉन्टल को कहते हैं आवर्त और वर्टिकल को वर्ग कहते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और फिर ये बोलो, अब ब्लॉक की संख्या कितना होता है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। ब्लॉक, एस ब्लॉक, 1 और 2, मैंने क्या क्या हुआ, वर्ग की संख्या 1 और 2 क्या कहते हैं, एस ब्लॉक। पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, अंतिम आता है ए ब्लॉक, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। दोस्तों इसी में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होता है। देखिए दोस्तों, जब आवर्त और वर्ग की संख्या पता चल गया तो इसको खोजने में प्रॉब्लम नहीं होता था। ग्रुप में फिर बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। फिर इसमें कौन धातु है, कौन उप धातु है, कौन है जो निष्क्रिय गैस है, सब इसमें पता चल गया।
दोस्तों आप जानते हैं कि धातु किससे कहते हैं और अधातु किससे कहते हैं? आइए जानते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट दोनों को बांट दिए हैं और देखते हैं कि किसको कहते हैं। आइए जानते हैं। इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 1 2 3। बाह्यतम कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 और 3 हो सकता है। यह इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जब कम है तो लगता है किसी को दे दें, इसलिए धनायन मैंने धनायन मैंने समझते हैं ना, पॉजिटिव बनाने की प्रवृत्ति। मनुष्य द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग, मनुष्य द्वारा दोस्तों आप जान लीजिए, सबसे ज़्यादा उपयोग लोहा का उपयोग होता है। हर चीज़ के लोहा, जैसे खाना बनाने के लिए बर्तन होता है, लोहा का भी होता है, अल्मुनिया का भी होता है। जितना गाड़ी है वह पार्ट पुर्जा किस क्या चीज़ का होता है? लोहा का होता है दोस्तों। आइए जानते हैं, मनुष्य द्वारा तो हो गया सबसे ज़्यादा। सबसे पहले खोज क्या चीज़ का हुआ था? सबसे पहले कौन सा धातु? धातु का बहुत इंपॉर्टेंस है दोस्तों। सबसे पहले तांबा का उपयोग हुआ था। सबसे पहले खोजा था मनुष्य ने तांबा का सब पहले खोजा था। सबसे हल्की धातु लिथियम। दोस्तों आप जानते हैं कि लिथियम बैटरी का अब सबसे ज़्यादा हो रहा है उपयोग। जैसे मोबाइल अभी यूज कर रहे हैं, उसमें भी लिथियम का, ताकि लिथियम बैटरी आयन है, हल्का होता है और ज़्यादा टिकाऊ होता है, इसलिए लिथियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों। टिकाऊ के चलते और थोड़ा ज़्यादा चलता है। सबसे भारी धातु, धातु किसे कहते हैं? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम कहते हैं। सबसे कठोर, सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु किसे कहते हैं दोस्तों? प्लेटिनम होता है, जो सबसे एकदम कड़ा कठोर। दोस्तों द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। एक ऐसा धातु है कि जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए दूसरा बात है कि धातु में आघात वर्ध और तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात वर्ध, जैसे किसी को चादर को पीटिएगा तो लमड़ेगा, माने कि चौड़ा होगा, ही नहीं कि टूटेगा नहीं, भंगुरता इसमें नहीं पाया जाता। और तन्यता, जैसे सोना चांदी, उसको तार बनाया जा सकता है। लगभग कहा जाता है कि 1 किलोमीटर तक तार को खींचा जा सकता है दोस्तों, एक भर के सोना को। इसलिए कहा जाता है इसको आघात वार्ता और तन्यता पाया जाता है। अब जानते हैं अधातु के बारे में। अधातु, देखिए धातु का जानते हैं, जो धातु पढ़ा है उसका उल्टा होता है। जैसे इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 हो सकता है। बाह्यतम कक्षा में कितना होता है? 5 6 या 7 हो सकता है दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इसमें ग्रहण करने का शक्ति है, इसमें है जो त्यागने का था। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रकृति रखता है। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन, यानी लेता है, देता नहीं किसी को, तो इसलिए ऋणायन हो गया। आप किससे कर्जा लीजिएगा तो ऋणायन हो जाएगा, फिर देना पड़ेगा आपको। तो इसी प्रकार ये विद्युत का कुचालक होता है। देखिए विद्युत धातु होता है, जैसे तांबा हुआ, चांदी हुआ। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो चालक होता है जो चांदी होता है। ये विद्युत का कुचालक होता है। जैसे शीशा हुआ, ये भंगुर होता है, इसको अगर पीटिएगा तो टूट जाएगा। ये आघात वार्ता तन्यता इसमें नहीं पाया जाता दोस्तों। आइए जानते हैं, इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनका ऑक्साइड क्या होता है? जैसे अधातु माने ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के साइड, धातु का ऑक्साइड क्षारीय और इसका अम्लीय होता है। ये प्राय ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है। ये प्राय क्या चीज में पाया जाता है दोस्तों? ठोस अवस्था में। ठीक है, धातु और अधातु समझने की कोशिश किए। अब जानते हैं इसको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, वन लाइनर और प्लस देखते हैं, कोशिश करते हैं। दोस्तों अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। और आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि साइंस में या मैथ में कौन सा टॉपिक से आपका वीडियो चाहिए, वो आपको हम देंगे। आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए, कौन सा, साइंस में या मैथ में, दोनों में से किसी भी टॉपिक पर कीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे वीडियो। आइए देखते हैं। सबसे पहले कहता हमारी हथेली पर रखने पर कौन सा धातु पिघल जाएगा? दोस्तों ये बस सीजियम और गैलियम, जब भी हमारे हथेली पर रखेंगे तो वह पिघल जाएगा, वो सीजियम और गैलियम। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? लगभग 3400 होता है, लेकिन 3380 इसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसलिए हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे 3380 डिग्री सेल्सियस। सबसे हल्का धातु क्या है? अभी हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए थे कि सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। लिथियम जो है, लिथियम का उपयोग तो बताए थे कि मोबाइल में, बैटरी में, जो जितना जो हौला होता है, इसलिए लिथियम का उपयोग होता है और टिकाऊ होता है। कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाया जाता है? देखिए दोस्तों, सोना जो है, सोना है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है।
आप बताइएगा दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। थैंक यू।